हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे आसाम टेम्पोररी सेटल्ड एरियाज टेनेंसी एक्ट 1971। देखिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए ना, मक्खन की तरह लिख सकोगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसे कि मान लो हम लोग बात करेंगे जो एक्ट है जो आसाम में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और जो डील करता है वो है टेम्पोररी सेटल्ड एरियाज़ के बारे में डील करता है। और किसके हक में डील करता है? टेनेंसी के एक्ट में, मतलब टेनेंट के एक्ट में, टेनेंट के हक में काम करता है। और कब पास किया गया था? 1971 को। तो अभी शुरू करते हैं। अभी द आसाम टेम्पोररी सेटल्ड एरियाज टेनेंसी एक्ट 1971 पास्ड इन 1971 को पास किया गया था। लेकिन उससे पहले द आसाम टेम्पोररी सेटल जो पर्टिकुलर एक्ट है, वहाँ पे एक चेंजेस था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ था पहले, वो पास किया गया था 1935 को। और उसको रिपील करके 1971 में उसको रिपील कर दिया गया था। जो प्रीवियस 1935 का जो एक्ट था वो 1971 में रिपील कर दिया था। हम लोगों को पता है लॉ इज़ ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एज द सोसाइटी चेंजेस द लॉ ऑल्सो गेट्स चेंजेस, ठीक है। अभी इसका रीज़न क्या है? वाई द पर्टिकुलर एक्ट इन 1935 हैज़ बीन रिपील्ड? बिकॉज द 1935 एक्ट वॉज ऑल फैशन्ड। अभी थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया, 1971 को थोड़ा मॉडर्न में आ गया था, इसलिए जो प्रीवियस एक्ट था उसको ओल्ड फैशन बोला गया था, यानी कि कुछ चीज़ें चेंज किया गया था। अभी इन प्रीवियस एक्ट देयर वाज प्रोटेक्शन वाज लेकिंग, मतलब वहाँ पे टेनेंसी का जो प्रोटेक्शन है उसमें थोड़ा इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट था। तो अभी बात करते हैं न्यू एक्ट में क्या क्या रिफॉर्म आया। इन न्यू एक्ट रेंट इज़ रिड्यूस्ड, मतलब रेंट को रीजनेबल बना दिया गया था। मतलब जितना भी पर्टिकुलर मतलब मेजर का लेंथ लिया गया था उस हिसाब से रेंट लिया गया था, मतलब रेंट देना पड़ता था। अभी इजेक्टमेंट बिकेम डिफ़िकल्ट, मतलब यानी कि इजेक्टमेंट मतलब बेदखल करना ज़मीन से, मतलब बेदखल करना इतना आसान नहीं था। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स होना ज़रूरी था। पहले एक्ट में ऐसा नहीं था, आर्बिट्ररी इजेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। टेनेंट कैन ऑल्सो बिकम एन ओनर। अभी जो पर्टिकुलर लैंड है, मान लो उसमें प्रोप्राइटर या फिर लैंड होल्डर एक टेनेंट को देता है। तो इस न्यू एक्ट में क्या है, वो जो टेनेंट है उसको ओनरशिप का प्रोविज़न मिल गया, मतलब यानी कि कुछ हद तक उसको, मतलब उस लैंड का मालिक बन सकता है, ओनर हो सकता है। तो अभी देखते हैं। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कामरूप, तारांग, नौगांव, शिवसागर, लखीमपुर एक्सेट्रा। ये सब आसाम का डिस्ट्रिक्ट है। एंड द एक्ट अप्लाइज टू ओनली एग्रीकल्चरल लैंड। जो पर्टिकुलर एक्ट है टेम्पोररी सेटल एरियाज टेनेंसी एक्ट जो है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड में ही अप्लाई होता है। एग्रीकल्चरल लैंड में ही अप्लाई होगा, मतलब खेती के जो लैंड होता है उसमें ही अप्लाई होगा। अब एग्जेम्प्टेड लैंड मतलब कौन से लैंड इसमें, इस एक्ट में नहीं आते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड होता है, सबको तो पता है फॉरेस्ट लैंड क्या है, वो इस एक्ट में कवर नहीं होता है। लैंड ओन्ड बाय स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब जो लैंड को ओन करके रखता है वो सब भी इसमें कवर नहीं होता है। तीसरा आ गया रिजर्व लैंड फॉर विलेज ग्रेजिंग, बिरियल्स, क्रीमिशन एक्सेट्रा,
मतलब जो कि लैंड है जो विलेज ग्रेजिंग में काम आता है, मतलब जो खुला मैदान होता है वो सब। बिरियल्स, बिरियल्स यानी कि कब्रिस्तान, क्रीमिशन मतलब श्मशान, ये सब इस एक्ट में कवर नहीं होता है। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, वो सब भी कवर नहीं होता है, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड ही इसमें कवर होता है। एंसिलरी लैंड जो कि फैक्ट्रीज और बिल्डिंग का जो ज़मीन होता है, हॉस्पिटल्स का जो ज़मीन होता है, वो सब भी कवर नहीं होता है। टाउन लैंड, टाउन यानी कि जो रूरल से रूरल में नहीं होता है, अर्बन एरियाज़ में जो कि ज़मीन होता है, सिटीज़ का जो ज़मीन होता है वो भी इसमें कवर नहीं होता है। टेनेंस, अभी टेनेंस दो तरीके, ऑक्यूपेंसी टेनेंस एंड नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंस। अभी देखते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंस क्या होता है, जो कि डील किया गया है सेक्शन 4 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1। अभी एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट होल्डिंग इमीडिएटली अंडर ए प्रोप्राइटर, लैंड होल्डर और सेटलमेंट होल्डर हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड सेल्ड बाय हिम। अभी ऑक्यूपेंसी टेनेंट में क्या होता है, जो ज़मीन प्रोप्राइटर या फिर लैंड होल्डर के अंदर ही मिलते हैं टेनेंट को, तो उसमें क्या होता है, उसमें उन लोगों को ओनरशिप का राइट मिलता है, और जो कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट में ही है। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट में भी सेम ही है, प्रोसेस सेम है, लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस है, उसमें ओनरशिप नहीं मिलता है। अब देखते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट में क्या क्या डील करेंगे। ऑक्यूपेंसी टेनेंट में हम लोग डील करेंगे एक्वायर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कैसे मिलता है, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सब देखेंगे। अभी ऑनरशिप कैसे मिलता है, एक्वायर ऑफ ओनरशिप। अभी एक्वायर ऑफ ओनरशिप के बताने से पहले आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, इफ़ द टेनेंट इज ऑक्यूपाइड ए लैंड अंडर proprietor or landholder, then how could he be the owner of that particular land? Instead there was already a owner of that land। ठीक है, मान लो अभी एग्जांपल देता हूँ। ए हो गया आपका प्रोप्राइटर जो कि ज़मीन है उसका, और बी हो गया टेनेंट। अभी मान लो ए का डेथ हो गया, डेथ। अभी पहले क्या होता था, जो लैंड है, जो ए का डेथ हो गया, प्रोप्राइटर का डेथ हो गया, अभी उसका जो भी लैंड है, अगर उसका लीगल हेयर नहीं है, तो फिर दैट पार्टिकुलर लैंड विल गो टू कैन बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ट्रस्ट। लेकिन अभी इस न्यू एक्ट में क्या गया है, अगर इन केस ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट में अगर ए का डेथ हो गया, उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो अल्टीमेटली द person who holding a land as a possession in his possession, then he could be the owner of that particular land। अभी कैसे होगा, इसका प्रोविजंस क्या है, होल्डिंग लैंड नॉट लेस देन 3 years, 3 साल से कम होना नहीं चाहिए, 3 साल से ज़्यादा या फिर 3 साल तक का लैंड उसके मतलब टेनेंट के पोजीशन में होना चाहिए, जो कि सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड ही होगा, एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन प्रीवियस एक्ट में ऐसा नहीं था, 1935 में जो एक्ट था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें 12 साल का होना चाहिए था, मतलब 12 साल से कम नहीं, 12 साल तक या फिर 12 साल से ज़्यादा तक टेनेंट के अंडर पोजीशन होना चाहिए लैंड, तभी जाके उसको ओनरशिप मिलेगा। इन सर्टन केसेस, इन दैट पार्टिकुलर केस विच आई हैव गिवन ए एग्जांपल। अभी देखते हैं राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। अभी ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स का राइट क्या क्या है। पहला राइट है राइट ऑफ यूज एंड ऑक्यूपेशन, राइट ऑफ यूज एंड ऑक्यूपेशन, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, और राइट ऑफ ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड एंड सबलेटिंग प्रोहिबिटेड, राइट टू यूज द लैंड इन एनी मैनर, राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी इजेक्टमेंट, राइट टू ट्रीज। अभी देखते हैं राइट्स, राइट टू यूज द ऑक्यूपेशन, जो लैंड प्रोप्राइटर या फिर लैंड होल्डर के तहत पोजीशन में रखते हैं एग्रीकल्चरल लैंड,
तो उसमें ऑक्यूपेशन मतलब उसमें पोजीशन रखने का राइट है टेनेंट को। अभी दूसरा राइट देखते हैं, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें एक और चीज़ है इनहेरिटेंस। अगर मान लो 3 साल से ज़्यादा रख लिया, जिसने पोजीशन में रखा, जो टेनेंट ने लैंड को पोजीशन में रखा, इनकेस उसका डेथ हो गया, उसका डेथ होने के बाद इसका जो लीगल हेयर है उसको लैंड पोजीशन में मिलेगा। तो ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस है। राइट ऑफ ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड एंड सबलेटिंग प्रोहिबिटेड। एक चीज़ है जो लैंड को ट्रांसफ़र करेगा। अब ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ बेचना ही नहीं होता है। ट्रांसफ़र का मतलब जो लैंड खेत करने के लिए दूसरों को देंगे उसको भी ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑफ ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि अगर ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा प्रोप्राइटर को या फिर लैंड होल्डर को। और जो सबलेटिंग है, सबलेटिंग प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी कि अगर टेनेंट को कोई लैंड दिया गया है खेत करने के लिए, वो टेनेंट दूसरे टेनेंट को मतलब खेत करने के लिए नहीं दे सकता है और वो उसका रेंट नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टेनेंट होगा जो कि वही जो रेंट है वो प्रोप्राइटर को वही देगा, वो किसी और को नहीं दे सकता है। इसको सबलेटिंग बोलते हैं। अब देखते हैं राइट टू यूज़ द लैंड इन एनी मैनर। यहाँ पे एक चीज़ है, वो जैसे चाहे लैंड को यूज़ कर सकता है। इन एनी मैनर, जैसे चाहे ऐसे लैंड का यूज़ कर सकता है। लेकिन वहाँ पे मान लो अगर वो ज़मीन है, उस ज़मीन में खेत करने के लिए दिया गया है, अगर वो बिना खेत किए वो अगर वहाँ पे कोयला वगैरह फेंकता है, मतलब कोयला वगैरह रखता है, तो ज़मीन बंजर हो जाएगा, तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द टेनेंट कैन बी लाइबल फॉर इजेक्टमेंट, मतलब उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। ये भी एक ग्राउंड है इजेक्टमेंट का। बात आई समझ में? वो लैंड यूज़ कर सकता है लेकिन उसका मार्केट वैल्यू को हार्म नहीं कर सकता है। राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इजेक्टमेंट। अगर लैंडलॉर्ड चाहे, पहले प्रोप्राइटर या फिर लैंडलॉर्ड चाहे प्रीवियस एक्ट में जैसे भी हो टेनेंट को निकाल सकता था, लेकिन अभी इस रिपील किया गया एक्ट के अनुसार वो किसी भी टेनेंट को ऐसे ही मनमानी करके निकाल नहीं सकते। उसको निकालने के लिए सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि उसको नोटिस देना पड़ेगा, टेनेंट को नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस को लेके फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस होगा, फिर वो अपने कोर्ट का जो डिक्री आएगा उस डिक्री के अनुसार ही उसको इजेक्टमेंट कर सकता है, मतलब इविक्ट कर सकता है, निकाल सकते हैं। ऐसे मनमानी करके नहीं निकल सकता है। तो ये सब राइट्स ऑक्यूपेंसी टेनेंट के पास होते हैं। अभी देखते हैं ड्यूटीज़। अभी एक चीज़ है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्लिगेशन टू पे रेंट। ऑब्लिगेशन टू पे रेंट मतलब अगर कोई भी ज़मीन अगर लीज़ में लेता है तो उसका रेंट प्रोप्राइटर को देना ही पड़ता है, और वो रेंट रीज़नेबल होना चाहिए। इसमें भी कुछ कंडीशंस है। अगर मान लो इन केस खेत करने के बाद इसका जो ये हो गया टेनेंट और ये हो गया प्रोप्राइटर, मान लो इसमें खेत करने के बाद उतना पैसा नहीं है, मतलब उतना पैसा नहीं दे पा रहा है वक्त में, तो फिर जाके क्या करेंगे, उसमें थोड़ा पैसा देंगे। थोड़ा पैसा देने के बाद जो 5 गुना जो क्रॉप्स है, मतलब खेत करने के बाद जो क्रॉप्स होगा उसका 5 गुना प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा एज ए रेंट। ये हो गया ऑब्लिगेशन नॉट टू सबलेट, मतलब टेनेंट होके फिर दूसरे एक को फार्म करने के लिए देगा, वो तो नहीं होगा। तो ये ऑब्लिगेशन है कि वो दूसरे किसी और को एज ए टेनेंट
एक टेनेंट दूसरे टेनेंट नहीं रख सकता है। ऑब्लिगेशन नॉट टू ट्रांसफ़र अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, ऑब्लिगेशन नॉट टू ट्रांसफ़र अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, ये तो पहले भी राइट्स में देख चुका हूँ। बिना नोटिस दिए लैंडलॉर्ड को वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अभी आ गया ऑब्लिगेशन नॉट टू डैमेज। इसमें पहले देखा है, राइट्स में देखा था राइट टू यूज़ द लैंड इन एनी मैनर। यहाँ भी उसका मतलब कंट्रारी ड्यूटी से, मतलब उसका जो है वो लैंड यूज़ तो कर सकता है लेकिन उस लैंड को डैमेज नहीं कर सकता है। उसको देखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका जो ज़मीन है वो ज़मीन कहीं डैमेज ना हो जाए, जो मार्केट वैल्यू का जो प्राइस है वो गिर ना जाए। अब देखते हैं राइट्स ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। अभी नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स का क्या क्या राइट्स है। हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया, राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स में राइट टू ट्रीज भी एक है, सॉरी उसके बारे में बोलना भूल गया था। राइट टू ट्रीज है, मान लो एक ज़मीन दिया गया है, वो 20 साल तक पोजीशन में है, टेनेंट के पोजीशन में 20 साल तक है। तो इसी दौरान अगर वो कोई भी पेड़ वगैरह ये सब लगाता है तो उसमें पूरा हक सिर्फ टेनेंट्स का होता है, यानी कि वो उसका जो पीरियड अगर ख़त्म भी हो जाता है तो उस पेड़ को वो गिरा भी सकता है। लेकिन मान लो लैंड अगर 20 साल पुराना है, मतलब 20 साल तक का पोजीशन में रखा हुआ है, टेनेंट के पोजीशन में है, उससे पहले अगर कोई पेड़ हुआ हो तो वो पेड़ सिर्फ लैंडलॉर्ड का हक में होगा। अगर उसको चाहे कुछ करना हो, उस पेड़ के बारे में कुछ करना हो, उस पेड़ को गिराना हो, तो उसमें लैंडलॉर्ड का कंसेंट लेना ज़रूरी है। अभी देखते हैं राइट्स ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अभी ऑक्यूपेंसी टेनेंट के बारे में देख लिया, अभी नॉन ऑक्यूपेंसी का भी कुछ राइट्स है। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट में एक चीज़ क्लियर है, उसको ऑनरशिप का कोई राइट नहीं मिलता है, और इसमें राइट ऐसा कुछ खास है भी नहीं। एक चीज़ है, वो ज़मीन यूज़ कर सकता है, यस, एज लाइक ऑक्यूपेंसी टेनेंट ही कैन यूज़ द लैंड इन एनी मैनर। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यस, जैसे ऑक्यूपेंसी टेनेंट में हेरिटेबल राइट है, सेम राइट नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट को भी मिलता है, लेकिन ही हैज़ नो राइट ऑफ ट्रांसफ़र। चाहे नोटिस देना है या फिर नहीं देना है, उसको कोई राइट्स नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी लैंड होता है वो थ्रू एग्रीमेंट मिलता है, एग्रीमेंट से मिलता है, और वो 3 साल से कम का होता है। और नो राइट ऑफ सबलेटिंग, एज लाइक ऑक्यूपेंसी टेनेंट देयर इज़ नो राइट ऑफ सबलेटिंग, कोई टेनेंट दूसरा और कोई टेनेंट नहीं रख सकता है। ऑब्लिगेशन है, यस, रेंट तो देना ही पड़ेगा, ही इज़ द परफेक्ट ड्यूटी, ही हैज़ लाइबिलिटी टू पे द रेंट in time to the landlord or proprietor. He cannot be ejected arbitrarily, as like the previous occupancy tenants duties. The non-occupancy tenant is also not liable in arbitrary ejectment. मनमानी करके उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो यही है राइट्स ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज ऑफ नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। इसको अगर समझ लो ना, ये बहुत ही आसान एक्ट है, मतलब इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी सब इजी है, मक्खन की तरह लिख सकोगे। एक ट्रिक आपको बताता हूँ, इसमें एक ट्रिक है। अभी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, अगर इसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, जो इजेक्शन का, जो इजेक्टमेंट का जो प्रोसीजर है, मान लो उसका जो ड्यूटीज़ है, उसका जो राइट्स है, वो सब अगर फुलफ़िल नहीं करता है, या फिर मान लो मेनली ड्यूटीज़ उसको अगर अच्छी तरीके से नहीं करता है, तो फिर वही सब जाके ग्राउंड बन जाएगा इजेक्टमेंट का। तो इजेक्टमेंट का सिर्फ यही ग्राउंड है, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग है। इजेक्टमेंट के लिए सिर्फ पहले तो नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को,
एक नोटिस देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड के द्वारा। फिर उसी नोटिस को कोर्ट में लेके जाएगा, फिर जाके कोर्ट का जो डिक्री आएगा उसी हिसाब से उसको निकाला जाएगा। थैंक यू।